हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम आपके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बाल विकास एवं पेडागोजी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों आपके स्पेशली सीटेट 2020 और आपके यूपी टेट, जे टेट, अदर जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और क्वेश्चन कितने अच्छे हैं ये आप क्वेश्चंस को देखकर ही समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कि मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरमोत्कर्ष पर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, बताएं कि मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरमोत्कर्ष पर होती हैं। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो इस प्रश्न को कर सकते हैं कि आपकी जो मानसिक क्रियाएं होती हैं वो किस अवस्था में चरमोत्कर्ष पर होती हैं। चरमोत्कर्ष का मतलब होता है उसके बाद जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उनका विकास नहीं होता है, उनमें गिरावट पैदा हो जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रौढ़ावस्था, जहां पर हम प्रौढ़ावस्था में आते हैं तो प्रौढ़ावस्था पे क्या होती है, चरमोत्कर्ष पर होती है। और जैसे जैसे प्रौढ़ावस्था समाप्त होती जाती है वैसे वैसे आपकी जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उनमें गिरावट देखी जा सकती है। ठीक है, यानी कि उनमें कमी देखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा बाल्यावस्था में बालक में विकास होता है दोस्तों नकारात्मक दृष्टिकोण का, पारिवारिक दृष्टिकोण का, सकारात्मक दृष्टिकोण का या फिर तर्कात्मक दृष्टिकोण का। तो दोस्तों बताइए कि बाल्यावस्था में बालक में जो विकास होता है वो किस दृष्टिकोण से होता है। जी हाँ दोस्तों, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि बाल्यावस्था में बालक में विकास होता है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। तो ध्यान रखिए अगर हम बाल्यावस्था की बात करते हैं तो दोस्तों बाल्यावस्था में विकास हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है विकलांग बालकों से हम समझते हैं कि जिनकी बुद्धि सामान्य से कम हो, जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक हो, जो पढ़ने में ध्यान अधिक लगाते हों या फिर जो शारीरिक दोष रखते हों। तो दोस्तों आपको बताना है कि विकलांग बालकों से आप क्या समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप क्वेश्चन को करते हैं, पेडागोजी का क्वेश्चन जब भी आप करते हैं तो ध्यान रखिए आपको एक शिक्षक की भांति और जो बच्चा है उसको एक छात्र की भांति समझना है, तभी आप प्रश्न के लिए ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, तो विकलांग बालकों से हम क्या समझते हैं आप सभी लोग जानते हैं, जो शारीरिक दोष रखते हैं वो विकलांग होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है। कंफ्यूजन भरा सवाल लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है दोस्तों। जी हाँ, कमेंट करें, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, कमेंट करें। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए अगर हम इस प्रश्न की बात करें, अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिए केस स्टडी विधि, केस स्टडी विधि में क्या होता है कि बच्चे की बारीकी से सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, हर चीज़ को अच्छे से नोट किया जाता है और क्या करा जाता है उसकी समस्त क्रियाओं पे ध्यान रखा जाता है। और मान लीजिए बच्चा भागता है स्कूल से तो सोचना है कि बच्चा क्यों भाग रहा है, रीज़न क्या है, और उस रीज़न को पता करके बच्चे की नीरसता को दूर करना है और बच्चे का मन विद्यालय के पाठ्यक्रम में लगाना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है प्रयोगात्मक विधि कक्षा का एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा है। क्यों करने लगा है ये आपको बताना है। माता पिता छोटे भाई को अधिक प्यार करते थे, क्या ये हो सकता है। भाई छोटा था, क्या ये हो सकता है। छोटा भाई प्रतिभाशाली था, क्या ये हो सकता है। और नेक्स्ट है आपका भाई को माता पिता के ध्यान की अधिक आवश्यकता थी। तो बताइए दोस्तों प्रयोगात्मक विधि की एक कक्षा है उसमें एक बालक है वो अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा है, क्यों करने लगा है, क्या रीजन हो सकता है दोस्तों।
क्या रीजन हो सकता है? तो आपने कभी कभी देखा होगा कि आपका दोस्त होता है या आपका कोई छोटा भाई होता है या बड़ा भाई होता है, तो अगर आपका छोटा भाई है और वो आपसे आगे निकल रहा है, मान लीजिए बहुत होशियार है, तो क्या होगा? आपको जलन होने लगेगी कि अरे मैं तो इससे बड़ा हूं, फिर भी मैं पीछे रह रहा हूं और ये मुझसे आगे निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं जलन पैदा हो जाती है। अपने से छोटा अगर हमसे आगे निकलता है तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि छोटा भाई प्रतिभाशाली था, इसलिए वह क्या करने लगा? ईर्ष्या करने लगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है दोस्तों, जो नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है जी हाँ। खेलों का प्रशिक्षण, शैक्षिक मूल्यांकन, सीखने की प्रक्रिया या फिर व्यक्तित्व का व्यवस्थापन। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके दिमाग की नसें हिला के रख देगा, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को गलत करेंगे 100%। आप 100% इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, क्योंकि आप लगाएंगे शैक्षिक वो वाला, सॉरी, आप लगाएंगे इसमें खेलों का प्रशिक्षण, जो कि आपका 100% गलत है दोस्तों। मैं आपको बता दे रहा हूं, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र में खेलों का प्रशिक्षण आता है दोस्तों, और आपका सीखने की प्रक्रिया भी आता है, व्यक्तित्व का व्यवस्थापन भी आता है, लेकिन शैक्षिक मूल्यांकन नहीं आता। और यही आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, शिशु के संवेग कैसे होते हैं, ये आपको बताना है। स्थिर और स्पष्ट, अस्थिर और स्पष्ट, अस्थिर और अस्पष्ट, या फिर स्थिर एवं स्पष्ट। तो दोस्तों बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, कमेंट करें दोस्तों, शिशु के संवेग किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यदि मैं आपसे कहता हूं कि बच्चे को, अगर मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, तो अगर उसको भूख लगी है तो आप देखेंगे मुंह को मतलब थोड़ा सा बिगाड़ने लग जाता है। उसकी मतलब शारीरिक प्रक्रियाओं से आपको पता लग जाएगा कि ये भूखा है, भूख लग रही है इसे। तो यानी कि क्या है? स्थिर और स्पष्ट, एकदम से स्पष्ट हो जाता है कि इसको भूख लगी है, इसीलिए बच्चा काम नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ, इस प्रश्न को आपको बताना है कि आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी 3x3 को 3+3 समझता है, वह किस विकार से पीड़ित है? डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, या फिर अफेजिया। तो दोस्तों बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रश्न को जल्दी से कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, बताएं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था, एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि जहां पर गणितीय विकार होता है, तो मान लीजिए एक बच्चा होता है, गणित में काम किससे किया जाता है? तो गणित में कैलकुलेटर का काम होता है, कैलकुलेटर का काम होता है, यानी कि कैलकुलेटर से गणित को रिलेट कर लीजिए, यानी कि कैलकुलिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चीजों को रिलेट करना सीखिए। और दोस्तों आप अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं इस प्रश्न की कि किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है, ये प्रश्न आपको बताना है। सृजनशील बालक में, प्रतिभावान बालक में, पिछड़े बालक में, या फिर मंद बुद्धि बालक में। तो आपको बताना है किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर कि किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है दोस्तों। जी हाँ, बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए, आपका मंद बुद्धि बालक नहीं होगा, पिछड़े बालक में नहीं होता है, और प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है उसमें भी आपका मौलिकता का गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन जो सृजनशील बालक होता है उसमें आपका मौलिकता का गुण पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको फ्री बुक्स, नोट्स, पीडीएफ चाहिए या इत्यादि, और आपको प्रॉपर तरीके से लाइव क्लास चाहिए, तो आपको क्या करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है, यह कथन किसका है दोस्तों? ये प्रश्न ना जाने कितनी बार आया है, हमें खुद गिनती नहीं है कि कितनी बार आया है। ठीक है, तो आपको बताना है, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है, ये कथन किसका है?
ये कथन किसका है दोस्तों? जी हाँ, बताएं बताएं दोस्तों, ये कथन किसका है? तो ध्यान रखिए, स्किनर का नहीं है, क्रोनबेक का नहीं है, वुडवर्थ का नहीं है, ये है आपका गेट्स और अन्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और जो होगा हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे स्वयं कार्य करते हैं, जब वे बाहर घूमने जाते हैं, जब वे परीक्षा देते हैं, या फिर जब वे पुरस्कार प्राप्त करते हैं। जी हाँ, बताएं बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखिए, पुरस्कार दंड नहीं देना है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं, परीक्षा देते हैं, केवल परीक्षा से अनुभव प्राप्त नहीं होते, ध्यान रखिए। बाहर घूमने जाते हैं और स्वयं कार्य करते हैं, दो ऑप्शन बचे आपके। तो ध्यान रखिए, जब बच्चा कार्य को स्वयं करेगा तो उसे अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त होंगे। प्रश्न को गलत होंगे, एक बार नहीं 10 बार गलत होगा, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? बुद्धि का प्रभाव, विद्यालय का प्रभाव, माता पिता की आर्थिक स्थिति, या फिर पड़ोस का प्रभाव। तो बताना है, चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? जी हाँ, बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। चरित्र एवं नैतिक मूल्यों को विकास को प्रभावित करने वाला बताना है। इस प्रश्न में थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपके माइंड में कंफ्यूजन है दोस्तों। जी हाँ, तो एक बात बताइए, अगर हम बात करते हैं बुद्धि का प्रभाव, हमारी जो बुद्धि है उससे हमारे नैतिक मूल्य प्रभावित होते हैं? गलत दोस्तों, हमारी बुद्धि से नैतिक मूल्य प्रभावित नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। हालांकि होते हैं, लेकिन मेन जो आपका फोकस है वो इस पे नहीं होगा, ध्यान रखना है। हमेशा अगर हम बात करते हैं पड़ोस का प्रभाव, तो पड़ोस का प्रभाव हो सकता है, लेकिन पड़ोस के प्रभाव से भी इतने जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो प्रभावित नहीं होंगे, चरित्र प्रभावित इतना नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है, जिस स्कूल में विद्यालय में बच्चे और उसके साथ पढ़ रहे हैं, उनका जिस प्रकार से चरित्र होगा और उसके शिक्षक का जो चरित्र होगा, उसको जिस प्रकार से समझाया जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि चरित्र एवं नैतिक मूल्यों को विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व विद्यालय का प्रभाव है, ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को, भाई बहन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गरीब हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पर पढ़ाई करते हैं। उन्हें आधी चीज़ें जब समझ में नहीं आती ना, तो वो यूट्यूब को खोजते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत करके, मजदूरी करके, पैसा इकट्ठा करके वो क्या करते हैं, एक फ़ोन खरीदते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हें जो चीज़ समझ में नहीं आती वो यूट्यूब पढ़ाने की कोशिश करता है। और श्री गुरु एकेडमी और मनु वर्मा हमेशा उन लोगों के साथ है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। अब आपको बताना है किसके द्वारा? निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान करने के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना। ऑप्शन नंबर सी है अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा में लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना। और उपरोक्त सभी आपका डी आंसर है। तो आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर है कि अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा एकदम से करेक्ट है। बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना है, यानी कि बच्चे ने गलती तो की, लेकिन हमें ये नहीं कहना है कि बच्चे ने गलती की, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि टोटल गलती बच्चे की है तो क्या होगा, बच्चे में हीन भावना पैदा होगी, वो मेहनत करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ये आपका एकदम से सही है। ठीक है, अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा के लिए होगा। ठीक है, निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर
सी एकदम से सही होगा। यानी कि इसके तात्पर्य ये था कि हम अगर हमें बच्चे का अपमान भी करना है, निंदा करनी है, तो निंदा भी इस तरीके से करनी है कि बच्चे को बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको मोटिवेशन के रूप में उसको लेना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उसकी निंदा करनी है, अगर करनी है तो। वैसे तो करनी भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैद्धांतिक रूप से रचनावादी शिक्षार्थियों को क्या देता है दोस्तों, बताना है आपको। दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देता है, सूचनाओं को पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, शिक्षक की महान भूमिका की जानकारी देता है, या फिर विभिन्न व्यवहारों पर उसके द्वारा किए गए अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है। तो दोस्तों बताना है कि रचनावाद शिक्षार्थियों को क्या करता है। रचनावाद के अकॉर्डिंग बताया है, जिसके अकॉर्डिंग पूछा है उसी के अकॉर्डिंग बताना है। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं, नीचे से देखते हैं, ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन है विभिन्न व्यवहारों पर उसके द्वारा किए गए अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। शिक्षक की महान भूमिका की जानकारी देता है। शिक्षक महान है, हम मानते हैं, लेकिन शिक्षक स्वयं अपने आप को महान बताएगा तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चे पर, और ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक को क्या करना है, महापुरुषों के बारे में बताना है, अपने बारे में नहीं बताना है, महापुरुषों के बारे में बताना है। ठीक है, सूचनाओं को पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, ये एकदम से सही है। लेकिन दोस्तों ये रचनावाद के अकॉर्डिंग इसको नहीं माना जाता है। रचनावाद के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम से करेक्ट है कि दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देता है। दुनिया यानी कि दुनिया के बारे में सोचने का जो नजरिया है बच्चे को स्वयं होना चाहिए, अपने अनुसार बच्चे को सोचना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, परंपरागत शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं है बल्कि उसे रटना पड़ता है, लिखना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है, या फिर पुरस्कार प्राप्त करने पड़ते हैं। तो दोस्तों बताइए, परंपरागत शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं है बल्कि उसे क्या करना पड़ता है। तो ध्यान रखना, परंपरागत का मतलब क्या है, जो पुरानी परंपरा थी हमारी उसी पर हम एक ढर्रे के समान चले पड़े हैं, तो ये आपका परंपरागत शिक्षा प्रणाली कहलाती है। ठीक है, तो परंपरागत शिक्षा प्रणाली में क्या होता था, चीज़ें जो थी कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं था, कोई भी जो विधियां हमारी शिक्षण विधियां थी कुछ भी नहीं था, सीधे बच्चे को रटवाया जाता था और बच्चे से कहा जाता बेटा इसको रट लो, उसके बाद में आगे का कराएंगे। ठीक है, तो यानी कि रटना पड़ता था। ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे प्रश्नों को मैंने आपके लिए कराया है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जो घंटी वाला बटन दिखेगा उसको दबा दीजिए। उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा जब भी हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, और अपने भाई बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, सबके लिए शेयर कर दीजिए। और दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।